नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। आज हमारे साथ हैं लखनऊ के शेरे अवध मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। देखिए मैं अपने परिवार से सेना में तीसरी पीढ़ी हूँ। जब मैं छोटा था तो अपने फादर को अक्सर यूनिफॉर्म पहने देखा करता था और उसी दौरान कई बार ऐसा होता था कि अपने फादर की यूनिफॉर्म जो है जब वो नहीं होते थे तो शीशे के सामने पहन के खड़ा हो जाया करता था। तो तब से एक चाह थी कि जब मैं बड़ा हूँ तो किसी दिन मैं ये यूनिफॉर्म ज़रूर धारण करूँ। और उसी सिलसिले में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उम्र होती गई, तो मैंने यूपीएससी क्लियर किया और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से जो मेरे फादर की रेजिमेंट थी गोरखाज, उसी में कमीशन लिया और वहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। कई बार हम लोग एक लक्ष्य बना करके चलते हैं कि ज़िंदगी में हमें क्या हासिल करना है। जब मैं सेना में था तो मेरा एक मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि जब मैं टीवी पे ये एनकाउंटर्स देखा करता था, लड़ाई देखा करता था, तो मेरे अंदर एक भावना थी कि मैं किसी दिन इसका हिस्सा ज़रूर बनूं। और मुझे ये अवसर कई बार प्राप्त हुआ, बहुत से एनकाउंटर्स हुए मेरे। और उन्हीं इनकाउंटर्स में कई जो आतंकवादी हैं उनको मैंने मार भी गिराया। और उसी एक बड़े इनकाउंटर में जिसमें मैंने 6 आतंकवादी मारे थे लश्कर ए तोयबा के, तत्पश्चात उन्होंने मेरे ऊपर जो है लश्कर ए तोयबा ने फतवा जारी कर दिया। और उसके कुछ 2 साल बाद जो है फिर मुझे लगा कि अब मुझे जीवन में जो मैंने यहाँ करना था वो मैंने कर लिया है, अब मुझे कुछ और भी करना है। तो इसलिए मैंने जो है सेना से जो है अपना जो सफ़र था वहाँ का, उसे विराम दिया और एक नई शुरुआत नई जगह पे मैंने की। देखिए शेर अवध जो खिताब है वो मुझे एक दिल्ली की एनजीओ है बेटिया फाउंडेशन, उन्होंने देश की तरफ से दिया था। क्योंकि जो लश्कर ए तोयबा के सरगना है हाफिज़ सईद, उनको मैंने खुलकर चुनौती दी थी और ये काम करने वाला विश्व में एकमात्र व्यक्ति हूँ। क्योंकि लोग कतराते हैं उस आदमी का नाम लेने से भी सीधे, और मैंने उसे यहीं हज़रतगंज चौराहे पे उसका पुतला भी जलाया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे खुली चुनौती दी थी कि समय और जगह वो निर्धारित कर लें, मैं स्वयं वहाँ लड़ने आ जाऊँगा जहाँ भी बुलाएगा। तो आज इतने साल हो गए हैं, अभी तक मुझे न्योता नहीं मिला है, मैं न्योते का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु जो कार्य काफ़ी समय से कई वर्षों से मैं इनका अध्यक्ष हूँ और हम लोगों को बहुत सफलता भी मिली अपने प्रयासों में, कई जगह नहीं भी मिली। तो निरंतर हमारी कोशिश रहती है कि जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो भूतपूर्व सैनिक हैं, लगभग 4,60,000 परिवार हैं, तो आप समझ लीजिए लगभग 20-25 लाख लोग हैं जो सीधे प्रभावित होते हैं सरकार की नीति से। उनको लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इतना बड़ा तबका है जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि उनके जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार लाती है उसमें क्या सुधार हो सकता है, कहाँ उसमें त्रुटियां हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार द्वारा हो या केंद्र की सरकार द्वारा हो। हमारी कोशिश रहती है कि उन चीज़ों को, उन खामियों को दूर किया जाए, और अगर सरकार तक वो बात नहीं पहुंच रही है तो धरना प्रदर्शन या किसी और माध्यम से हम सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं। शुरुआत करी थी तो वन रैंक वन पेंशन ही बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए हम लोगों ने, हमारे संघ ने प्रदेश के अन्य कई जो हमारे इकाइयां हैं अलग अलग ज़िलों की, वहाँ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए। यहाँ से हमने दिल्ली भी जो है कई बसें, कई लोगों को भेजा गया यहाँ से दिल्ली। और मुझे याद है उस टाइम श्री राम नायक हमारे गवर्नर हुआ करते थे, तो मुझे राजभवन बुलाया गया और राम नायक जी ने मुझसे कहा कि आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको आप विराम दे दें। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन बाद इसी चर्चा के लिए बुलाया है और संभवतः ये चीज़ अनाउंस कर दी जाएगी। तो पहले मुझे ये लगा कि शायद राम नायक जी केवल हमारे जो धरना प्रदर्शन है इसको बंद करवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने देखा टीवी पे कि राम नायक जी जो हैं दिल्ली गए हैं और मोदी जी से मिले हैं, और उसी के अगले दिन जो है मोदी जी ने इसकी जो है घोषणा कर दी थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वो एक बड़ी सफलता थी। हालांकि वो पूर्ण रूप से जो हमारी मांगें थी पूरी तरह तो नहीं मांगी गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए एक कामयाबी थी कि हम कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे तक ले जा पाए। साथ ही पूरे हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ कैंटीन, आपने देखा होगा कि सेना से जुड़े जो लोग होते हैं वो कैंटीन से सामान खरीदते हैं। तो बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को कई बार चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसमें कि मैंने ये मांग की थी कि अब जो क्रेडिट लिमिट है हमारी कार्ड की परचेजिंग की, उसको बढ़ा दिया जाए। तो जो हमारा सेना मुख्यालय है, आर्मी हेडक्वार्टर ने उसको मान लिया था। तो पूरे हिंदुस्तान में जो कार्ड्स की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई थी। जब मैंने सेना छोड़ी और भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष बना कुछ वर्षों बाद,
उससे साथ साथ ही मैं कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें प्रमुखतः इंडियन रोटी बैंक है, जिसका मैं संरक्षक हूँ, सनातन महासभा है जिसका मैं संरक्षक हूँ। मेरे इन्हीं कार्यों को देखते हुए कहीं न कहीं अखिलेश जी को ऐसा महसूस हुआ कि जब उपचुनाव हुआ कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ में, तो उन्होंने एक बार मुझसे वो हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले गए थे। तब मैं राजनीति में नहीं था, केवल मुझे रैली में दिखाने के लिए कि कैसी रैली होती है, मुझसे उन्होंने कहा था कि चलिए। तो ऐसे ही नेताजी ने उनसे पूछा, क्या इनको जो है मेजर साहब को टिकट दे रहे हो? तो अखिलेश ने कहा कि हाँ, मैं इनको कैंट से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाऊंगा। उस टाइम पे हम लोगों को तब तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, मुझे लगा था 2022 में चुनाव होगा तो धीरे धीरे पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे होगा। फिर अचानक ही रीटा बहुगुणा जी जो हैं वो एमपी हो गई थी और उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी, और बहुत जल्द ही जो है चुनाव आयोग ने इसकी डेट दे दी थी। तो एकदम अचानक से मेरे को राजनीतिक तजुर्बा भी नहीं था, राजनीति का भी नहीं था, चुनाव लड़ने का तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बहुत सी चीज़ें जो हैं अचानक ही सामने आई, मुझे प्रत्याशी बनाया गया और अचानक ही मैं एक सैनिक से, पूर्व सैनिक से एक नेता के रूप में लोगों के समक्ष था। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो काम कर रही है उसमें पुनः विचार करे, क्योंकि केवल कुछ लाभार्थियों को ही फ़ायदा पहुँचे देश में, ये किसी भी ज़रिए से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। आज देश में बहुत आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे जो हमारे छोटे देश हैं, हमसे बहुत छोटे हैं हर मायने में, और उनके यहाँ जो है पेट्रोल डीजल हमसे सस्ता है और हमारे यहाँ महंगा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और हर एक उस व्यक्ति को, आप किसी भी पार्टी का आंख बंद करके ना समर्थन करें, ना उसका आंख बंद करके विरोध करें। जब तक एक जागरूक नागरिक हम नहीं बनेंगे, इस तरीके की चीज़ें हमको एक देशवासी के तौर पे, हम किसी भी राजनीतिक दल पे हों, ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो अगर हम इस तरीके से सोचें कि हम अगर किसी पार्टी का समर्थन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या चर्चाओं पे ये ना सोचें कि अगर हम किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम उसके बहुत विरोधी हो गए। क्या घर में अगर बाप अपने बेटे को सही कहता है या कोई गलत काम करता है, उसे डांटता है, उसे सही करता है, तो वो उसका विरोधी नहीं हो जाता। उसी तरीके से जो हमारे देश के नागरिक हैं, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, यदि आप अपनी किसी पार्टी की बात से असहमत हैं तो आप निश्चित रूप से उसको बताएं, पार्टी को बताएं कि ये चीज़ जनहित में नहीं है, इसका सुधार किया जाए। आज महंगाई इतनी ज़्यादा है और ख़ास तौर पे डीजल पेट्रोल जब इतना महंगा होता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है अल्टीमेटली हर चीज़ की बढ़ जाती है। तो उसका खामियाजा जो है देश वैसे ही उठा रहा है। नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ कैश प्रचलित ही इकोनॉमी थी। बहुत सा जो हमारे यहाँ काम है छोटे स्तर पे वो कैश पे ही होता था, तो उस पर रुकाव आया। उसके बाद फिर जीएसटी आई तो व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है कोविड आ गया तो पूरी दुनिया पे ही उसका असर आ गया। तो सारा मिला जुला के असर जो है वो अंत में सरकार पे उतना नहीं आता है, क्योंकि सरकार तो टैक्स के माध्यम से अपनी कमाई पूरी कर लेती है, लेकिन जो एक नागरिक है इस देश का, इसका खामियाजा वो नागरिक ही उठा रहे हैं। कि चाहे देश की मंदी हो, आर्थिक मंदी हो, किसी भी प्रकार की मंदी हो, आखिरी में वो टैक्स के रूप पे जो भार आता है वो एक आम नागरिक, उसके परिवार को ही उठाना पड़ता है। जितना अभी जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सरकार में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को ये लगने लगा है कि अखिलेश जी द्वारा जो किए गए काम थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत काम हुए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ कमियां हमारी रह गईं। कुछ कमियों में ये भी कमी रह गई कि वो काम लोगों तक पहुंच नहीं पाया। आज अगर आप सोशल मीडिया पे भी लोगों को अगर देखें, जैसे मैं लखनऊ में भी देखता था कि लोग अक्सर फ़ोटो खिंचा के डाल रहे हैं। अभी यहाँ पे अवध शिल्प ग्राम पे एक जो है काफ़ी टाइम से मेला लगा हुआ था, तो लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि वो अवध शिल्पग्राम जो है अखिलेश यादव जी की ही देन है। बहुत से लोग जो है एक लखनऊ में बने एक नए मॉल में जाते हैं और उस मॉल की पिक्चर